2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला का आयोजन, विपक्ष के खिलाफ रणनीति तैयार। 25 अप्रैल को खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ के कपाट। मंदिर में फोन ले जाने पर लग सकती है रोक, जारी होगी एसओपी। बक्सर में 130 करोड़ के बजट से वनों की होगी फेंसिंग। कृषि मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, पर्वतीय क्षेत्र में फसल को जंगली जानवरों से बचाने की तैयारी। हरिद्वार में ऑल इंडिया इन्वेस्टिगेशन बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आगाज। 3 दिवसीय टूर्नामेंट में कई राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी, खेल मंत्री हुई शामिल। उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाए जाने का विरोध, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। काशीपुर बार एसोसिएशन ने भी दिया समर्थन। और महादेव मंदिर में चोरी का आरोपी थाने से फरार, कोर्ट में पेशी से पहले शौचालय से हुआ फरार आरोपी की तलाश के लिए बनाई गई टीमें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत स्थित गोलजीव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलजीव न्याय के देवता हैं, इसी कारण लोगों की उनके प्रति विशेष श्रद्धा रहती है। इसी सभी की आस्था का यह प्रमुख स्थल है। यहाँ से मनोकामना पूर्ण होने से लोगों को मानसिक शांति का अनुभव भी होता है। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने मंदिर से जुड़े लोगों के साथ ही उपस्थित बच्चों एवं बुजुर्गों आदि से भी बातचीत की तथा क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। इधर भी देखो। हरिद्वार में एसआईटी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई भर्ती परीक्षा प्रकरण में कनखल थाने में दर्ज मुकदमे की जांच कर रही है। एसआईटी को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी ने 50,000 के इनामी आरोपित सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनुराग पांडे के बैंक खाते एफडी से लगभग 13,41,000 रुपए फ्रीज किए गए हैं, जो आरोपी द्वारा अपने और अपनी बहन प्रियदर्शनी के नाम से बैंक में जमा करवाए गए थे। आरोपी द्वारा उदाहेड़ी मंगलोर में किराए के मकान में अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराकर मोटी रकम ली गई थी। प्रकरण में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके बाद इसमें 6 लोग की पूर्व में गिरफ्तारी हुई थी। इसमें 3 लोग अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें जो मेन इसकी कड़ी है, जिस पर इनाम भी घोषित हो रखा है, 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा किया गया। उसमें एक अभियुक्त अनुराग पांडे, जो मूल रूप से बलिया का निवासी है और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है, और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 50,000 के नाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला था, उसमें उसने कुछ अपने सिस्टर के अकाउंट में एफडी करके रखा हुआ था, कुछ पैसे जमा किए थे, जिसमें 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया है। खबर रुड़की से है, जहां राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने हाल ही में पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया। इसके साथ ही कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के साथ आम आदमी के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। साथ ही दावा किया है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और जल्द ही यह विश्व में नंबर 1 पर होगी। वहीं गांधी शिल्प कन्या इंटर कॉलेज में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा है कि केंद्र सरकार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। आपको बता दें कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया, जो कि आदिवासी जनजाति से हैं, यह पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए यह बड़ा उदाहरण है। अपने नज़रिए से, अपनी
महामहिम जी का अभिभाषण और अपने देश का समावेशी बजट, उस पर बताना चाहती थी कि हर क्षेत्र को कैसे इस बजट में छुआ गया है और ये अमृतकाल की आधारशिला है। इन आने वाले 25 वर्षों में निश्चित रूप से ये देश विकसित देश होगा, यहाँ का मध्यम वर्ग समृद्ध होगा, किसान हर तरह से समृद्ध होगा, जिस तरह से ये वर्ष मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला लिया है। इसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान भी शामिल है। इस फैसले का विरोध मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, तो वहीं संत समाज इस फैसले का स्वागत कर रहा है। साथ ही संत समाज ने मांग की है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। जरूरत पड़ी तो सरकार इसके लिए संसद में कानून भी लाए। आपको बता दें कि भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ का कहना है कि देश में वक्फ बोर्ड के पास 32 लाख स्क्वायर हेक्टेयर जमीन है और भारत बहुसंख्यक देश है, यह अल्पसंख्यक देश है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कोई भी अपना दावा पेश नहीं कर सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और 32 लाख स्क्वायर हेक्टर जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। क्यों है? बहुसंख्यक देश है या अल्पसंख्यक देश है? ताकि कोई भी संपत्ति पर कुछ नहीं कह सकते। उनका ट्रिब्यूनल में होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जाने का नहीं है। तो बहुसंख्यक देश के अंदर जो है सनातन धर्म बोर्ड क्यों नहीं है? हमारे जितने भी तिरुपति के मंदिर है, वैष्णो मंदिर है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सब गवर्नमेंट के पास है। तो ये वक्फ बोर्ड का जो है सिस्टम खत्म हो, ये वक्फ बोर्ड नष्ट हो और यहाँ सनातन धर्म बोर्ड बने। और जैसे अकाल तख्त पे जो है व्यवस्था दी जाती है, ऐसी उसमें शंकराचार्य लोग रहें। इसलिए आवश्यक है कि वर्तमान में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, संविधान का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से सनातन धर्म के संरक्षण में और उस संपत्ति में जिससे सनातन धर्म संचालित किया जाता है उसको रख रखाव कर पाएंगे। इसलिए इस बोर्ड का, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। हम लोगों के जो उद्देश्य हैं, हम लोगों की जो मांग है, हम लोग जो चाहते हैं सनातन धर्म के संरक्षण के लिए, उसके लिए सरकार कैसे कर पाएगी? अगर उन्हें कानून बनाने की आवश्यकता है तो कानून बनाए। देखिए, जो ये बोर्ड बना है, बोर्ड हमारा सनातन का भी एक बोर्ड होना चाहिए था। हमने भी मांग रखी हमारा भी एक बोर्ड हो। हमारा कोई बोर्ड नहीं है और जितनी भी हमारी जो मठ है, अखाड़े है, बहुत हमें दिक्कत आती है। कोई भी आकर के हम पे हमला करता है और इनके लिए एक ऐसा बोर्ड बनाया गया है कि बोर्ड ही इनका जो है डिसीजन देता है। तो हम ये मांग करते हैं सनातन का भी एक बोर्ड हो। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने ही जितनी भी प्रॉपर्टी उनके पास है, ये कांग्रेस ने उनको दी है और जो भी हमारे सनातनी प्रॉपर्टी हमसे छीनी है। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है और हमें आशा उम्मीद है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित हो जाएगी और हमारा भी एक बोर्ड बनेगा। खबर नैनीताल से है, जहां आईएफएस राजीव भरतरी को बड़ी राहत दी है, जहां ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उनके तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है और सरकार को निर्देश दिए हैं कि उनको प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड के पद पर बहाली दी जाए। वहीं 25 नवंबर 2021 को सरकार ने राजीव भरतरी का तबादला जैव विविधता बोर्ड में कर दिया था। आपको बता दें कि कार्बेट पार्क में मोरघट्टी 6000 पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण पर कार्यवाही नहीं करने पर राजीव भरतरी के सरकार ने तबादला कर दिया था और सरकार के इस तबादला आदेश को राजीव भरतरी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, तो हाई कोर्ट ने सर्विस ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश भी पारित किया था जिसमें वन विभाग के नए विभागाध्यक्ष को कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन लेने से रोका गया था, परंतु अंत में हाई कोर्ट ने इस मैटर को कैट इलाहाबाद भेजा, यह कहते हुए कि ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को पहले कैट इलाहाबाद में अपनी याचिका दाखिल करनी चाहिए। कैट इलाहाबाद में इसकी एक विस्तृत सुनवाई हुई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने भी डायरेक्ट किया कैट इलाहाबाद को कि वह इसका शीघ्र निस्तारण करे
और 20 और 21 फरवरी को इस पर गहन सुनवाई हुई और आज 24 फरवरी को माननीय कैट ने यह आदेश पारित किया है कि राजीव भरतरी को गलत तरीके से अपने पद हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स से हटाया गया। उस ऑर्डर को 25 नवंबर 2021 के ऑर्डर को जिससे उन्हें हटाया गया था उसको अपास्त कर दिया गया है। खबर काशीपुर से है, जहां उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां नई सब्जी मंडी स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही सर्किल रेट में बढ़ोतरी के खिलाफ धरनारत काशीपुर बार एसोसिएशन को अपना लिखित समर्थन दिया। महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट ने इस दौरान कहा कि जिन पटवारियों को अतिरिक्त भार दिया गया है उनके द्वारा जनता के कार्य समुचित रूप से नहीं किए जा रहे हैं। सरकार को उन क्षेत्रों में पटवारी की नियुक्ति तत्काल करनी चाहिए। कार्यक्रम में एनसी बाबा, हरीश कुमार सिंह, एडवोकेट ब्रह्मा पाल, मुशर्रफ हुसैन, अनीश अंसारी, मोहम्मद हनीफ अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। सम्मानित अधिवक्तागण और पूरी काशीपुर बार एसोसिएशन एक तरीके से जो जनता का मुद्दा था, सर्किल रेट जिस प्रकार से कम किए गए हैं राज्य सरकार ने, वो एक जनता के प्रति बहुत बड़ा कुठाराघात है। आप यदि अंदाजा लगाएंगे तो 150, 200 गुना सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं, 500 गुना तक सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं। जब आम जनता जब रजिस्ट्री कराने आएगी तब उसको इस बात का पता लगेगा कि सरकार ने उनसे, उनकी जेब से नहीं अपितु उनके बैंक अकाउंटों से भी उनकी जमा पूंजी खींचने का काम किया है, जनता का खून चूसने का काम किया है। बार एसोसिएशन के हम सभी लोग आभारी हैं। पूरी की पूरी महानगर कांग्रेस पार्टी काशीपुर बार और सम्मानित अधिवक्ताओं के साथ इन मुद्दों पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। और जिस प्रकार से डीएम उधम सिंह नगर ने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का अपमान किया, वो भी हम उसकी भी घोर निंदा करते हैं और राज्य सरकार से उसके ट्रांसफर की मांग करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा प्रेमनगर आश्रम में 3 दिवसीय ऑल इंडिया इन्वेस्टिगेशन बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि खेल मंत्री रेखा आर्य, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। ऑल इंडिया इन्वेस्टिगेशन बास्केटबॉल में देश के तमाम राज्यों से खिलाड़ी हरिद्वार पहुंचे। प्रतियोगिता 24 तारीख से 26 तारीख तक होगी। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि ऑल इंडिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता हरिद्वार में आयोजित की जा रही है। मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला है। प्रतियोगिता में खेलने आए देश के कोने कोने से नियमित और अनियमित कर्मचारियों के एक अवसर प्राप्त हुआ है। इस खेल के माध्यम से वह अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित होने चाहिए, इससे बास्केटबॉल को प्रोत्साहन भी मिलेगा। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल सर्वोत्तम साधन है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए खेल सर्वोत्तम साधन है और जब शारीरिक श्रम होता है तो शरीर के विकार समाप्त हो जाते हैं। और बास्केटबॉल भी क्योंकि शारीरिक श्रम वाला कार्य है तो बास्केटबॉल के माध्यम से सभी जो देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। यह हरिद्वार के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है और सभी खिलाड़ियों को हमारी बहुत शुभकामनाएं। ऑल इंडिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर हरिद्वार में जो है आज आयोजित की गई है और इस प्रतियोगिता को देखने का अवसर जो है मुझे भी प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के विभिन्न राज्यों से आए जो संबंधित कर्मचारी हैं, आज उनको एक अवसर, चाहे वो नियमित हो या अनियमित कर्मचारी हैं, उनको एक अवसर मिला है बास्केटबॉल खेलकर और अपने आप को फिट रखने का भी, और साथ से इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए एक प्रतिस्पर्धा को भी उत्पन्न करने का उन सबका अवसर मिलता है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है बास्केटबॉल एसोसिएशन का स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से निश्चित रूप से बास्केटबॉल को जो है वो प्रोत्साहन मिलता है।
खबर है रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल 2023 को श्रद्धालुओं दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए संबंधित विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारियों और व्यवस्थाओं को मार्च माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश जिला अधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि केदारनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। केदारनाथ पैदल मार्ग से DDMA द्वारा बर्फ हटाने का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। कुबेर ग्लेशियर से हथना ग्लेशियर व भैरव ग्लेशियर यात्रा मार्ग तक बर्फ हटाने का कार्य किया जा चुका है। फिलहाल आगे बात करेंगे उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस में AICC की दूसरी सूची पर घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने इस लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कई नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बूथ को मजबूत करने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भाजपा जल्द दायित्वों का बंटवारा भी करने जा रही है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की चर्चा हुई। दुष्यंत कुमार गौतम ने ये भी साफ कर दिया है कि भीतरघात करने वालों को पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देने जा रही है। देखिए, एक राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राजनीतिक दल के नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ है। आपने देखा होगा ऊपर से लेके नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुँचे। इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठकें चलती रहती है। ऐसी आज एक बैठक 2024 के लिए जो टारगेट है वो तो टारगेट तो पूरे देश ने बना दिया, हमने नहीं, जनता का टारगेट है। जनता का टारगेट ये है कि 2014 में जितनी मतों से, जितनी सीटों से मोदी जी को जिताया था, उसमें 2019 में उसको कई गुना आगे जा कर के किया। और अब देश के लोगों ने, मेरे उत्तराखंड के लोगों ने, हरिद्वार के बच्चे ने ये तय कर दिया कि 2019 में जो मिला अब 2024 में कई गुना ज़्यादा एक तरफा मत करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने नेताओं को मनाने में जुट गई है। वजह यह है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य नेता AICC की लिस्ट से नाराज हैं। नहीं, कांग्रेस के कई नेता प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के कार्यों से भी खुश नहीं हैं। प्रीतम सिंह ने तो अपनी ही पार्टी के प्रभारी पर अपनी मर्जी से ही पार्टी चलाने का आरोप लगाया था। वहीं पार्टी के कुछ अन्य नेता भी प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस में लोकतंत्र की वजह से नेताओं की नाराजगी बाहर आ रही है। पार्टी के नेताओं में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस प्रदेश का बड़ा सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर अंबिका सोनी से लेकर गुलाम नबी आज़ाद से लेकर और उसके बाद मोतीलाल बोरा तक एक से एक प्रभारी यहाँ रहे हैं। और हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इन तमाम लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर आज भी 2000 से लेकर और 23 सालों तक लगातार चलते आए। अब अगर दिल्ली में बैठकर कुछ फैसले होंगे
और उत्तराखंड में आकर वो फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ऐसे कैसे चलेगा ये बताइए ना। देखिए, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी में जो है आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेता अपनी बात को मुखरता के साथ प्रदेश नेतृत्व के सामने और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखता है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं कि कार्यकर्ता या नेता अपनी बात को नहीं कह सकते हैं। अब वो एनओसीआई के कार्यकर्ता हों चाहे प्रदेश स्तर के कोई बड़े कार्यकर्ता हों, तो कहीं पर अगर लगता है कि यहाँ पर ये काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे सही किया जा सकता तो अपनी बात मुखरता से नेता रखते हैं और पार्टी भी उसको सहजता से लेती है। और अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, कुल मिलाकर एक तरफ जहां भाजपा 2024 के दंगल को फिर से जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही नेताओं के झगड़ों में उलझी हुई है। देखना होगा क्या कांग्रेस में नेताओं के बीच मचा घमासान चुनाव से पहले थम जाएगा। क्या कांग्रेस 24 के दंगल में अपना खाता खोल पाएगी? क्या बीजेपी की तैयारी कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर लक्सर से है, जहां पर्वतीय क्षेत्र में फसल को जंगली जानवरों से बचाने को सरकार 130 करोड़ के बजट से वनों की फेंसिंग कराएगी। वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज मड़ुआ इंगोरा की खेती को प्रोत्साहन देने को सरकारी दरों पर इनकी खरीद होगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह जानकारी दी और भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मनीष प्रधान द्वारा शुक्रवार को नगर में किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि किसान समृद्ध होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। किसान सम्मान जो किसान निधि है उसके 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रखा गया था, जो आज तक की सरकार ने नहीं किया। ये भाजपा सरकार की पहल है जो आज किसानों का सम्मान किया गया है। इसमें लगभग संख्या 30 किसानों की संख्या रहेगी, इनका सम्मान दिया जाएगा। आगे जो किसानों की समस्या है, किसानों के लिए कंधा से कंधा मिलाकर मैं तैयार खड़ा हूँ, उनकी हर समस्या का निवारण किया जाएगा। आपने देखा होगा हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है। हालांकि गन्ना मंत्रालय मेरे पास नहीं है, मेरे पास कृषि जरूर है, लेकिन गन्ना मंत्री हमारे बहुगुणा जी हैं। लेकिन जैसा मुझे जानकारी है, अभी इस विषय में लगातार चर्चा हुई है, कैबिनेट में बात होती है और निश्चित इस कैबिनेट में जो होने वाली है ये विषय आएगा और जो किसानों को गन्ने की मूल्य बनाने की मांग है वो पूरी होगी, किसानों को उसका लाभ मिलेगा। डोईवाला में भानियावाला में ईना मीना डीका होटल के पास आग लगी, जहां वार्ड नंबर 5 के एक घर के किचन में लगी भीषण आग। वहीं देखते ही देखते पूरे घर में फैली आग। आपको बता दें कि आग की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई है और सूचना मिलते ही घटनास्थल पर दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल शर्मा के साथ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह और तमाम पुलिस कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। हाँ, ये अभी खबर मिली थी कि जैसे आग लग गई घर में, तो यहाँ पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुँची है और इसमें एक वृद्धा है 62 वर्षीय सरला उनियाल, वाइफ ऑफ संतराम उनियाल। उनकी मृत्यु हो गई है दम घुटने से। वो बीमार थी और वहाँ पर घर में कोई था नहीं, तो इस वजह से वो उस कमरे में बंद रह गई। उनको ले जाकर अस्पताल ले आया गया, उनको मृत्यु घोषित किया गया। तो पंचायतनामा भरवा के और जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां 3 दिन पूर्व कनखल के पौराणिक दरिद्र मंजन महादेव मंदिर में चांदी का छत्र और कीमती सामान चुराने के आरोप में पकड़ा गया एक अभियुक्त पुलिस की कैद से फरार हो गया। मामला कनखल थाने का है। मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों रवि सरदार और चवन्नी को गिरफ्तार किया है। गुरुवार देर रात हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन सुबह जब पुलिस इनको कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रही थी, तभी अभियुक्त चवन्नी बाथरूम का बहाना बनाकर थाना परिसर में बने टॉयलेट में गया और अंदर से ही खिड़की से भाग निकला। थाने से कैदी फरार होने की घटना से पुलिस में हड़कंप मच गया है और
फरार कैदी चवन्नी की तलाश में कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं। 6 माह पहले भी कनखल थाने से एक मुजरिम फरार हो गया था। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है पुलिस द्वारा कई टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें जो भी लापरवाही का दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।